हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम मंकी मैन है और आज मैंने देखी है पार्थ। मेरा नाम पार्थ है और आज मैंने देखी है मंकी मैन। मंकी मैन जैसे आपको पता है इंडिया में तो रिलीज हुई नहीं है। पूरी दुनिया में हर जगह रिलीज हो गई है। 2 3 दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि सीबीएफसी ने, जो कि सेंसर बोर्ड है, उसने इसको सर्टिफाई करने से मना कर दिया है। और मुझे लगता है सही है कि यहाँ रिलीज नहीं हो रही। उसके दो रीज़न है। एक तो कि ये फिल्म अगर सेंसर होगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी फिल्म कट जाएगी। और दूसरी बात, ये फिल्म बनाई ही उनके लिए गई है। इट इज़ पैंडरिंग टू द फॉरेन ऑडियंसेस, टू द अमेरिकन ऑडियंसेस, जहाँ पे पुलिस हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं सिटी में। मुंबई में कभी आपने पुलिस हेलीकॉप्टर्स देखे हैं? जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में उड़ते हैं। इंडियन पुलिस के पास तो मुश्किल से गाड़ी है, तो हेलीकॉप्टर्स कहाँ चलाएंगे? हाँ, इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटी में सेट है, लेकिन बनाई उनके लिए गई है। देव पटेल को शायद पता होगा कि ये इंडिया में रिलीज नहीं होगी, तो उसने इंडियन ऑडियंसेस को पैंटर करने की कोशिश नहीं की है। तो जब ये इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई है फिल्म, तो मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ? जो फिल्म इंडिया में नहीं रिलीज होती ना, उसको देखने का कीड़ा तो और ज्यादा होता है कि भाई ये रिलीज क्यों नहीं हो रही, ये बैन क्यों हुई है, या ये अगर बोला है कि नहीं देखनी तो पक्का देखेंगे भाई। मैं वैसे यूएस गया था ये फिल्म देखने, स्पेशली मैंने टिकट बुक कराई थी। अब आपको पता है कि यूएस का 1 साल बाद अपॉइंटमेंट मिलता है वीजा के लिए। मैंने स्पेशली इस फिल्म के लिए यूएस वीजा अप्लाई किया था 1 साल पहले, जब ये फ्लोर्स पे आई होगी शायद, तभी मैंने अप्लाई कर दिया था। यूएस गया, थिएटर्स में गया, फिल्म देखी, वापस आया, आपका यहाँ अब रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए। अब आते हैं फिल्म पे। फिल्म में है क्या ऐसा जो ये बैन हुई है, और फिल्म वैसे कैसी है, उसका अगर थोड़ा रिव्यू कर पाए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि क्या रीज़न होगा कि ये फिल्म यहाँ रिलीज नहीं हो सकती, ऐसा क्या है इस फिल्म में। इस फिल्म में एक गॉडमैन है, जो फिल्म का एक तरह से मेन विलन भी है। एक बहुत प्रोमिनेंट गॉडमैन है जो यहाँ पे न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं। आप उनसे पैरेलल जोड़ लोगे तो जो गॉडमैन है वो है थोड़े विलेनस टाइप। अब जो गॉडमैन को विलेनस घोषित करना ही अपने आप में इंडिया में क्राइम है। अगर आप किसी गॉडमैन को विलन बोल रहे हो तो मतलब आप एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ऑफेंड कर रहे हो। वो तो वही खत्म हो गया, मेन स्टोरी में ही फ्लॉ है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती। फ्लॉ क्या, वो उसका कौन है, उसका डिसएडवांटेज है कि वो यहाँ रिलीज हो ही नहीं सकती। एक विलेनस गॉडमैन पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी डिवाइसिव, विलेनस, दंगा भड़काने वाली वैसी बताई गई है। वो आज के इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर की गई है, उसी पे बेस्ड लग रही है। वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए, इंडिया में उस टाइम फिल्म में इलेक्शन होने वाले हैं जैसे जो अब हो रहे हैं, वो पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है माइनॉरिटी को तंग करने का, दंगे भड़काने का। एक जगह पे वायलेंस होता है जो स्क्रीन पे दिखाया नहीं जाता है, और डायरेक्टली लोटस पार्टी वालों को ब्लेम किया जाता है उस वायलेंस के लिए। तो डायरेक्ट रेफरेंस है इसमें, तो कुछ ऐसा सजेस्टिव भी नहीं है, ऐसा अब समझने का भी नहीं है। और वो गवर्नमेंट जो है वो रूलिंग पार्टी का समर्थक है, सपोर्टर है, और वो उनके लिए प्रचार कर रहा है, उनके लिए कैंपेन कर रहा है। और इस पूरी फिल्म में आपको वो गॉडमैन एक विलन दिखेगा। तो वो पूरी स्टोरी ही काटनी पड़ेगी अगर वो फिल्म को सर्टिफाई करना है सीबीएफसी को। इलेक्शन टाइम में कौन ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। जब मैं फिल्म देख रहा था तो पूरी फिल्म के थ्रू आउट मुझे कई जगह लगा ये सीन की वजह से बैन हुई होगी, ये सीन की वजह से बैन हुई होगी, ये सीन की वजह से बैन हुई होगी। ऐसा कर करके पूरी फिल्म खत्म हो गई। पूरी फिल्म ही काटनी पड़ती, मतलब थिएटर टूट जाते, राइट्स हो जाते, सब कुछ हो जाता। फिर उसके बाद थ्रू आउट दी फिल्म रेफरेंसेस बहुत हैं भगवान के, जो रेफरेंसेस नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ लोग सेंसिटिव है। चाहे वो उस फिल्म में नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं हुआ है, लेकिन तब भी कोई ना कोई ऑडियंस में बैठा, कोई ना कोई घर पे बैठा कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल ही लेता। एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे एक मूर्ति बेचने वाला, भगवानों का आइडल्स बेचने वाला बंदा, जो सिग्नल पे, वो बंदा चोरी करता है, और उसका पूरा नेटवर्क है चोरों का। ये सीन में ही अपने आप खत्म हो जाता सब कि भाई एक आइडल्स बेचने वाला वो बंदा एक चोर निकला। अब आते हैं फिल्म के रिव्यू पे। फिल्म असली में थी कैसी, अच्छी थी, देखने लायक थी कि नहीं थी। अब ये फिल्म ने बनाई, मैंने आपको शुरू में बताया था, बनाई फॉरेन ऑडियंसेस के लिए गई है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जब भी मैंने ये फॉर एग्जांपल स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म देखी है जो इंडिया के बारे में लेकिन बाहर के डायरेक्टर्स ने बनाई है, यहाँ पे भी स्लमडॉग मिलियनेयर की तरह जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी दिखाते हैं, वो तो अलग बात है कि वो गरीबी, बहुत गरीबी दिखाते हैं और वो स्लम्स दिखाते हैं और वो सब तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन वो गरीब लोग ना आपको गरीब लगते नहीं है, मतलब गरीबी है तो उनके पास घर नहीं है, छोटे घर हैं, वो सब रियलिस्टिक है कि हाँ वो एकदम कपड़े कैसे पहनते हैं, क्या जगह है, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत पॉश होती है। आप एक गरीब बंदे से जब भी इंडियन फिल्म में गरीब दिखाते हैं तो एकदम ही, क्योंकि इंडियन डायरेक्टर्स का, इंडियन लोगों का एक अलग परसेप्शन होता है अबाउट गरीबी, आप एकदम आपने देखी होती है अपने आसपास, तो आप
और आपको किसी को पैंडर नहीं करना है, आपको इंडिया में इंडियन लोगों को दिखानी है, तो आप गरीबों की तरह ही लेते हो। देखो हमेशा क्यों पता नहीं स्लम डॉग मिलियनेयर और ये फिल्म देखते हुए ऐसा लगा कि गरीब ना बहुत पॉश है यहाँ के, चाहे गरीब हैं, कपड़े वैसे पहने हैं, घर वैसे हैं, सराउंडिंग्स वैसे हैं, मिलियो वैसा है, लेकिन तब भी वो मेरे को पॉश गरीब लगते हैं। या तो सिनेमाटोग्राफी का कमाल है, या डायरेक्टर्स का कमाल है, या एक्टिंग का कमाल है, डायलॉग डिलीवरी, वो एक डायलॉग डिलीवरी में भी एक एरोगेंस होता है, इनका इंग्लिश एरोगेंस लगता है, तो ये बड़ा पॉश सा उनके लेंस से देखा हुआ एक एरोगेंस लगता है। तो वो एरोगेंस से मुझे उनकी कभी वो ऑथेंटिक लगा नहीं, वो गरीबी कभी ऑथेंटिक लगी नहीं, अगर तुम इंडिया के गरीब दिखा भी रहे हो तो। एक तो वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, वहीं मेरा सारा कनेक्ट खत्म हो जाता है। ऊपर से उसमें पॉश एक्टिंग होती है, थोड़ी इनऑथेंटिक लगती है मुझे उनकी एक्टिंग। एक तो इनके नाम, ताकि अमेरिकन ऑडियंसेस को पैलेटेबल लगे, तो नाम है ऐसे एक कैरेक्टर का क्वीनी, क्वीनी कपूर। तो मतलब इतना पहले से ही आपने नाम में ही लोगों को बता दिया कि भाई मैं तो ये अमेरिकन ऑडियंसेस के बता रहा हूँ, ये तो उनको दे आर इट इज पैलेटेबल फॉर देम। सुनीता, शीतल, ये नाम नहीं रखते वो रखते हैं क्वीनी, क्वीनी जैसे नाम, तो ताकि अमेरिकन ऑडियंसेस को एकदम जारिंग ना लगे, एकदम उनको उनके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो इसलिए मुझे वो थोड़ा एक वो डिस्कनेक्ट वहाँ आ जाता है। ऐसे ही एक सीक्वेंस है, ऑटो सीक्वेंस, जहाँ पे ऑटो में चेज हो रहा है। अब ऑटो भी आपको पता है अमेरिकन और फॉरेनर्स को कितना ऑब्सेशन है ऑटो से और टुक टुक से। देख टुक टुक का पूरा चेज सीक्वेंस है वो भी, कि अमेरिकन ऑडियंस और फॉरेनर्स को कितना मजा आएगा ऑटो का चेज सीक्वेंस देख के, तो वो भी पूरा उन्हीं को पैंडर कर रहा है। थोड़ा अगर तुमको पॉश लोग दिखाने हैं अपने क्लब में बैठे हुए, पॉश या शेडी, तो तुमने एक नॉर्थ ईस्टर्न बंदे को मिस्टर गुप्ता बना दिया। फॉरेन ऑडियंसेस के लिए वो पॉश है क्या भाई? एक नॉर्थ ईस्टर्न बंदा जिसका नाम मिस्टर गुप्ता है, मैंने तो कभी किसी नॉर्थ ईस्टर्न दिखने वाले बंदे को मिस्टर गुप्ता उनका नाम नहीं सुना है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं बहुत सारे जो जिन्होंने मेरा मतलब देखते देखते मेरे को बहुत ही अजीब लगा। अब क्या अच्छा लगा मुझे इस फिल्म में और क्या नहीं अच्छा लगा इन जारिंग चीज़ों के अलावा। अब देखो स्टोरी बहुत ही सिंपल है। स्टोरी है कि देव पटेल जो है वो एक गांव में रहते होते हैं बचपन में, उनकी मदर को और पूरे गांव को जला दिया जाता है लैंड ग्रैबिंग के लिए। जो देव पटेल हैं वो इसी बात का बदला ले रहे हैं। उन्होंने ये विटनेस किया था अपनी मदर की डेथ, वो उनके दिमाग में छप चुकी है और उनको उसी का बदला लेना है। अब वो जब रिवेंज लेते हैं तो उसका बैकड्रॉप है ये सब इलेक्शंस और वायलेंस, जो माइनॉरिटी वायलेंस, दंगे। ओनली वन थिंग इज रूलिंग हिज माइंड एंड दैट इज रिवेंज। वही पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसी में वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसी में इनकल्फ हो जाता है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी। उसका उसका मकसद तो सिर्फ रिवेंज था। बाकी ये पॉलिटिकल जो चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ बाय एक्सीडेंट जो इसको घेर लेती हैं। स्टोरी बहुत ही सिंपल रिवेंज की स्टोरी है, कोई इसमें सस्पेंस नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई रेवलेशंस नहीं है। बेस सिंपल होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से स्टाइलाइज कर सकते हो। अगर आप कॉम्प्लिकेशंस भी डाल दोगे स्टोरी में तो वो स्टाइलाइज करना थोड़ा स्टोरी को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो वो सिंपल स्टोरीज पे ही लोग बेसिकली स्टाइलाइज ज़्यादा करते हैं, जैसे जॉन विक, सिंपल स्टोरी ऑफ रिवेंज और उसको इतना स्टाइलाइज किया हुआ है। ऐसे ही देव पटेल ने इसको सिंपल स्टोरी रख के स्टाइलाइज किया हुआ है, लेकिन इसमें लेयर्स डाली हुई हैं। जैसे जॉन विक में इतनी लेयर्स नहीं होती हैं जनरली, बहुत ही सिंपल स्टोरी होती है, रिलीजन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे रिलीजन का एक लेयर है, रिलीजियस वायलेंस का एक लेयर है, तो ये सब लेयर्स डाल के इसको डीप बनाने की कोशिश की है देव पटेल ने। ऐसा मुझे नहीं लगा कि ओवरडू किया उन्होंने। इट वॉज ऑर्गेनिकली वीव्ड इनटू द स्टोरी, क्योंकि वो बचपन में हनुमान जी की कहानियां सुनते थे तो वो उनसे इंस्पिरेशन लिया उन्होंने, एंड ही फॉट फॉर जस्टिस। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का बहुत अच्छा है, क्लासिक बैकग्राउंड स्कोर है, मेरे को अच्छा लगा काफ़ी। जैसे अब एक सीक्वेंस में जहाँ पे वो उनको दोबारा रिजरेक्ट होना है, उनको ही इज बिन बीटन डाउन, वो हार गए हैं, अब उनको दोबारा रिजरेक्ट होने के लिए ही इज टेकन इन बाय अ ग्रुप ऑफ यूनक्स, जो के ग्रुप उनको रख लेते हैं, जहाँ पे वो प्रिपेयर करते हैं फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग होने की, ताकि वो लड़ पाएँ। तो वहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो दोबारा स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे जाकिर हुसैन जी हैं, उनका तबला बज रहा है और वो फाइट हो रहा है। वो क्लासिक सीक्वेंस है, मतलब मेरे को बहुत मजा आया वो देखने में। सिनेमाटोग्राफी इज अगेन गुड, बहुत ही क्लोज शॉट्स बहुत हैं, मूविंग कैमरा बहुत है, लाइटिंग बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। कभी कभी वो क्लोज शॉट्स और मिनिमलिस्टिक लाइटिंग अच्छा काम करती है बहुत, कभी कभी इट बिकम्स अ लिटिल जारिंग, मतलब मेरे को कभी कभी समझ नहीं आ रहा था कि वो उस फ्रेम में है क्या, क्योंकि वो इतना क्लोज था या फिर लाइटिंग बहुत डिम थी। और वो मेरे को लगता है वो उन्होंने क्लोज थोड़ा ओवरडू कर दिया, मतलब ही वेंट टू क्लोज टू मेनी टाइम्स। आई नो यू वांट पीपल टू एक्सपीरियंस द फिल्म विद यू, लेकिन थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते थे, मतलब क्योंकि थोड़ा उसकी वजह से देखने में दिक्कत हुई, फ्रेम्स मेरे को पढ़ने में दिक्कत हुई, फ्रेम्स में हो क्या रहा है, फ्रेम इस फ्रेम में है क्या, क्योंकि वो लाइटिंग कम है कभी कहीं जगह या कभी कहीं जगह बहुत क्लोज है, लेकिन
ओवरऑल जनरली सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड। इंडियन डायरेक्टर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स जो हैं, जैसे देव पटेल की डेब्यू फिल्म है, इंडियन डायरेक्टर्स मतलब उनको तो ऑर्गेज़म आ जाएगा। कुछ कुछ चेस सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। बीच में एक चेस सीक्वेंस आता है जहाँ पे इज गोइंग थ्रू द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक और जो सब हो रहा है, जो चेज है, जो डायलॉग्स हैं, वो सब एक ऐसा फन माहौल बना देते हैं। वो फन नहीं है सीक्वेंस खुद में, पर्सन इज बीइंग चेस्ड, लेकिन इट इज़ वेरी फन टू लुक एट। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो एक अमेरिकन फिल्म और इंडियन फिल्म में डिफरेंस बताता है, इंडियन फिल्म जो होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने योद्धा देखी जिसका रिव्यू भी आएगा आगे। योद्धा में द सेंट्रल कैरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज इन द लाइमलाइट, यहाँ पे ऑल्सो ही इज इन द लाइमलाइट, लेकिन योद्धा में ही वाज ओवर ग्लोरीफाइड। यहाँ पे इवन दो राइज फ्रॉम द एशेस जैसी कॉन्सेप्ट की फिल्म है, तब भी लेकिन इसको ओवर ग्लोरीफाई नहीं किया। सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत स्कोप था देव पटेल के पास कि वो इसको इतना ओवर ग्लोरीफाई करते, इतना ओवर ग्लोरीफाई करते, लेकिन ही हैज रिफ्रेन फ्रॉम दैट। हाँ, कहीं की जगह ग्लोरीफाई किया है, ओवर ग्लोरीफाई नहीं किया। मेरे को लगता है वो लाइन होती है ग्लोरिफिकेशन ओवर ग्लोरिफिकेशन में, वो देव पटेल को शायद पता है। डायरेक्शन अच्छी बात थी इस फिल्म की। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होने के नाते देव पटेल आई थिंक हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब। कई कई जगह पे सम सीक्वेंसेस आर ब्यूटीफुल, मतलब मजा आ गया, ऐसा लग नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने किया है। एक्टिंग अच्छी थी सबकी। विपिन शर्मा की एक्टिंग मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी, जो यूनक्स के लीडर प्ले करते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मेरे को शायद वॉज द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर मी। ऐसे ही देव पटेल की एक्टिंग भी अच्छी है, नॉट बैड। ही हैज़ अ सिंपल रोल, उनको पता है कि उनको क्या करना है उस रोल में। नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, ही इज डूइंग एक्शन, ही ट्राइज टू मेक अ कनेक्ट विद द ऑडियंस, लेकिन मेरे को वो कनेक्ट हुआ नहीं। इट द फिल्म फेल्ट एम्प्टी एट पॉइंट्स, कि मतलब मैं ये रेज फॉलो करता रहा हूँ, सब कुछ अच्छा तो है, स्टाइलाइज तो है, लेकिन क्यों, मेरा कनेक्शन क्या है। हाँ, उनकी मदर की डेथ हुई है और वो मोटिवेशन भी है उनके पास, सब कुछ मोटिवेशन हैज बीन मेड क्लियर, लेकिन तब भी एक वो कनेक्ट थोड़ा उनके साथ रिलेट कर पाना मुश्किल था। वो इतना इतना इंटेंस भी नहीं था उनकी एक्टिंग की मैं उनसे रिलेट कर पाऊँ, उनसे जुड़ जाऊँ, मैं उनके कॉज में मैं उनके साथ हूँ, उनके लिए चीयर कर पा रहा हूँ। वो थोड़ा ऐसा थोड़ा मिसिंग था। मकरंद देशपांडे की एक्टिंग अच्छी है। ही प्लेज इस पार्ट टू द टी। सिकंदर खेर जो हैं, जो राणा बनते हैं, जो जिनको मारने के लिए तुला हुआ है देव पटेल, वो भी डिसेंट है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इज गुड, एक्शन कोरियोग्राफी इज गुड, बैकग्राउंड म्यूजिक इज गुड, म्यूजिक ऑन द होल इज गुड। ओवरऑल तो ये फिल्म मुझे अच्छी लगी। आई वुड नॉट से दैट इट इज़ अ बैड फिल्म। इसको रिलीजियस कमेंट्री या पॉलिटिकल कमेंट्री की तरह ना लेके सिर्फ फिल्म की तरह ले, वो भी इंडियन ऑडियंसेस उससे डिटैच नहीं हो पाती। आई रेटेड मे बी हाफ अ स्टार ऊपर, ताकि थोड़े अगर रिव्यू देखेंगे लोग तो शायद में से एक दो इस रिव्यू के लिए देख लें। मैं इसको 5 में से 3 देता, लेकिन आई विल गिव इट 3.5। टाटा, नमस्ते। देखते रहो चैनल और रिव्यूज आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।